हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो आज का हमारा सेकंड वीडियो है ये फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एंट्रीज फ्रॉम डे बुक टू लेजर इज कॉल्ड एज। जब हम एंट्रीज को डे बुक से लेजर में ट्रांसफर करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग, जर्नल पोस्टिंग, ट्रांजैक्शन या लेजर पोस्टिंग। तो उसे बोलते हैं हम लेजर पोस्टिंग। और जब जर्नल में ट्रांसफर करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग। Which financial statement represents the accounting equation as asset equal to liabilities plus owners equity? इस इक्वेशन, जो ये इक्वेशन है हमारा, ये कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करता है? इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, बैलेंस शीट या अदर ए और बी? तो ये जो हमारी होती है इक्वेशन, ये होती है हमारी बैलेंस शीट की। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। Whenever errors are noticed in the accounting records, they should be rectified at the time of preparation of trial balance without waiting the accounting year to end after the preparation of final account in the next accounting year. तो जब भी हमें क्या करें, हमें एरर दिखते हैं तो हम क्या करते हैं, बिना अकाउंटिंग ईयर एंड के वेट किए हुए उसी समय उनको क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं। A purchase of 49,500 from Shiva was recorded in purchase book. शिवा से परचेज किया था हमने 49,500 का, लेकिन उसको गलती से बुक क्या कर दिया हमने, 59,400। द प्रॉफिट वुड शो, कह रहा है अगर हम जो हमने परचेज 49,500 का किया था उसको हम अगर 59,400 दिखा देते हैं तो हमारे प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा? प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा 9,900 से, या डिक्रीज हो जाएगा 9,900 से, या इंक्रीज हो जाएगा 59,400 से? नेदर एन इंक्रीज नॉर ए डिक्रीज, ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा 9,900 से, मतलब कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परचेस हमारी कम थी ना, ये परचेस थी हमारी, लेकिन 9,900 से ज्यादा हमने परचेस दिखा दी तो हमारी क्या बढ़ गई? कॉस्ट ज्यादा बढ़ गई। तो कॉस्ट ज्यादा बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। When credit balance as per passbook is the starting point of a bank reconciliation statement, then bank charges are। आपने कभी भी बैंक रिको तो किया होगा, तो जब ये पूछ रहा है कि जब हम बैंक रिकंसिलेशन करते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट में अगर हमने लिखा है बैलेंस एज पर पासबुक, ये लिखा है, जब हम बैंक रिकंसिलेशन करते हैं तो लिखते हैं ना ऊपर फर्स्ट हेडिंग, बैलेंस एज पर पासबुक या बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ये कह रहा है कि अगर हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है, तो बैंक चार्जेस को क्या करेंगे हम उस समय? ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, या कुछ भी नहीं करेंगे? मतलब अगर हम जब भी हम बैंक रिकंसिलेशन करेंगे और जो बैंक चार्जेस हमारे पासबुक में शो हो रखे हैं, मतलब बैंक स्टेटमेंट में शो हो रहे हैं, वो हमारे कैश बुक में नहीं है, तो पासबुक से और अपने कैश बुक का बैलेंस मैच करने के लिए अगर बीच में कोई बैंक चार्जेस आ रहे हैं तो उनको बैंक रिकंसिलेशन में क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे? तो इसको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। सेकंड क्वेश्चन सेम है इसी से रिलेटेड, बस इसमें थोड़ा ऊपर बैंक चार्जेस है और इसमें क्या है, इंटरेस्ट है। तो ये क्या हो गया, हमारा बैंक चार्ज एक्सपेंस है और इंटरेस्ट क्या है, हमारा इनकम है। तो ये सेम को चीज पूछ रहा है, व्हेन क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक इज। इंटरेस्ट को क्या करेंगे हम, तो क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, बस इसमें ये नहीं लिखा हुआ है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का ही क्वेश्चन है। अब इसको बैंक चार्जेस को क्यों प्लस करते हैं और इंटरेस्ट को क्यों माइनस करते हैं जब बैंक रिकंसिलिएशन करते हैं, तो इसको एग्जांपल से समझेंगे हम। ये है वो, देखो ये हमारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन में क्या पूछा था,
स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस एज पर पासबुक, अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट में बैलेंस एज पर पासबुक लिखें तो हमारा डिविडेंड रिसीव्ड या इंटरेस्ट रिसीव्ड दोनों एक ही चीज है, दोनों इनकम है, तो ये क्या हो गया हमारा माइनस हो गया, और बैंक चार्जेस क्या हो गया हमारा ऐड हो गया, और ये बैलेंस एज पर हमारे क्या है कैश बुक। तो इस बैलेंस तक लाने के लिए हमें ये चीज प्लस करनी होगी और ये चीज माइनस करनी होगी। थोड़ा कंफ्यूजन टाइप का है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये। Which of the following accounts are maintained in the joint venture when separate set of books are maintained? कौन से अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं हमें जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन, जब हम जॉइंट वेंचर अकाउंट में दो तरह की बुक्स बनती है हमारी, एक जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करते हैं और एक जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन नहीं करते हैं। तो अगर जब हम सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट में, तो हमें कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं? जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट, को वेंचरर अकाउंट, या ऑल ऑफ द अबव। तो हमें ये तीनों चीजें मेंटेन करनी पड़ती है। नेक्स्ट हमारा एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स बैलेंस ऑफ बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू। ठीक है, तो जब हम फाइनेंशियल अकाउंट्स अपने प्रिपेयर करते हैं तो बैड डेट जो रिकवर होता है उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? डेटर्स पर्सनल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैड डेट अकाउंट में, या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इसका आंसर एक्चुअली ये यहाँ पे गलत हो गया, इसका आंसर होता है ऑप्शन बी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको हम क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं। इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंडोमेंट फंड रिसीव्ड इज ट्रीटेड एज। एनपीओ अकाउंटिंग पढ़ी होगी आपने, तो उसमें जो एक एंडोमेंट फंड होता है उसको क्या ट्रीट करते हैं हम? कैपिटल रिसीव्ड, रेवेन्यू रिसीव्ड, either ए और बी, नेदर ए नॉर बी। तो उसको हमेशा क्या ट्रीट करना होता है? कैपिटल रिसीव्ड। डोनेशन रिसीव्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज शुड, ये एनपीओ वाला ही क्वेश्चन है। वहां जब एनपीओ में कोई डोनेशन स्पेसिफिक पर्पज के लिए आता है तो उसे हम क्या ट्रीट करते हैं? रेवेन्यू रिसीव्ड, कैपिटल रिसीव्ड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो उसे हम कैपिटल रिसीव्ड करते हैं। ये वर्ड याद रखना, जब क्वेश्चन में लिखा हो स्पेसिफिक पर्पज तो इसका मतलब क्या है? वो हमारी कैपिटल रिसीव्ड है। Which of the following transaction is not recorded in कैश बुक? कैश बुक में हम कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे? बैड डेट्स रिकवर्ड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड, ट्रेड पेड फॉर एक्वायरिंग एन एसेट। तो बैड डेट रिकवर्ड हम क्या नहीं करेंगे? कैश बुक में एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है ही नहीं। क्रेडिट परचेस ऑफ फिक्स असेट्स इज रिकॉर्डेड इन, हम जो फिक्स असेट्स क्रेडिट परचेज करते हैं, क्रेडिट पे परचेज करते हैं फिक्स असेट्स को, उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल प्रॉपर में, परचेज बुक में, कैश बुक में, या पेटी कैश बुक में? उसे करेंगे हम जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, अगर इसकी जगह सिर्फ क्रेडिट परचेज होता है, फिक्स असेट्स नहीं होता, तो हम कहाँ बुक करते हैं उसे? परचेज बुक में। लेकिन ये क्या है हमारा क्रेडिट परचेज की चीज क्या है? फिक्स असेट्स का है, तो इसको हम कहाँ बुक करेंगे? जर्नल प्रॉपर में। एक्सपेंसेस पेड बट नॉट एक्रूड मीन्स, एक्सपेंस हमने पे कर दिए लेकिन अभी अक्रूड नहीं हुए, मतलब अभी हुए ही नहीं है, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? कैपिटल एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, या कैश? उन्हें बोलते हैं हम प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब जो खर्चे अभी हुए ही नहीं है लेकिन उनकी हमने उनकी पेमेंट कर दी। जैसे क्या होता है, इंटरनेट का बिल होता है, एडवांस में पे करते हो ना, और प्रीपेड एक्सपेंस टेलीफोन का बिल होता है, तो ये क्या होते हैं हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। Till the discounted bill is paid by the acceptor, it remains as a contingent liability, a current liability, an asset, an expense. इसको ट्रीट करते हैं हम एन एसेट की तरह। The amount of yearly depreciation under written down value method remains same over the years, decrease year by year, increase year by year,
या फ्लक्चुएट। WDV मेथड में जो डेप्रिसिएशन हम यूज करते हैं वो हर साल क्या होता है, कम होता है, ज्यादा होता है या सेम रहता है? तो वो हर साल क्या होता है, कम होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। लेकिन SLM मेथड में क्या होता है, डेप्रिसिएशन सेम रहता है हर साल। फ्लोटिंग चार्जेस आर पेड बाई, फ्लोटिंग चार्जेस जो होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में, वो कौन देता है? ड्रॉई देता है, ड्रॉर देता है, या पेई देता है, एक्सेप्टर देता है? तो उसे ड्रॉई देता है फ्लोटिंग चार्जेस को। द वैल्यूएशन प्रोसीजर फॉर स्टॉक is cost or net realizable value, whichever is lower. The procedure follows as per. जब हम स्टॉक की अपनी वैल्यूएशन करते हैं तो उसमें बुक्स में हम स्टॉक का कौन सा अमाउंट कंसीडर करते हैं, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू की, विच एवर इज लोअर, जो लोअर हो इन दोनों में से, कॉस्ट और एनआरवी से, उस वैल्यू को हम अपनी बुक्स में क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो बोला गया है, ये कौन से कॉन्सेप्ट में बोला गया है? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में, या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट में? तो इसको बोला गया है कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट में, जिसको हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। द ट्रायल बैलेंस चेक्स, ट्रायल बैलेंस क्या चेक करता है? नेचर ऑफ बिजनेस, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, करेक्टनेस ऑफ कैश इन हैंड, या अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। तो ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है हमारा ट्रायल बैलेंस। When incomes recognized on cash basis and expenditure recognized on accrual basis, the system term as, जब इनकम को कब रिकॉग्नाइज करते हैं हम, कैश बेसिस पे, जब हमें रिसीव हो जाए। लेकिन एक्सपेंडिचर को कब रिकॉग्नाइज करते हैं हम, एक्रूअल बेसिस पे। मतलब खर्चे हो गए लेकिन क्या करें हमने, उसकी पेमेंट नहीं करी है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्रूअल बेसिस पे। तो इस अकाउंटिंग को, इस टर्म को क्या बोलेंगे हम, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलेंगे, या कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलेंगे, या मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलेंगे, या हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलेंगे? तो इसको बोलते हैं हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसको मिक्स अकाउंटिंग भी बोलते हैं। ये इनकम रिकॉग्नाइज ऑन कैश बेसिस पे होती है, लेकिन एक्सपेंडिचर कब रिकॉग्नाइज करते हैं, एक्रूअल बेसिस पे। विच वन इज नॉट कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर? इन चारों में से कैपिटल एक्सपेंडिचर हम किसको नहीं बोलेंगे? डेप्रिसिएशन को, आर्किटेक्ट फीस को, या डिमोलिशन कॉस्ट को, या लीगल कॉस्ट फॉर बाइंग प्रॉपर्टी को? तो डेप्रिसिएशन को नहीं बोलेंगे। डेप्रिसिएशन हमेशा क्या होता है हमारा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लीगल चार्जेस पेड टू डिफेंड ए सूट ऑन फर्म्स फैक्ट्री साइट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये प्रीपेड एक्सपेंडिचर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Profit and loss account is prepared for a period of 1 year by following the concept of, जब हम P&L अकाउंट बनाते हैं तो कौन सा कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं? तब कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, या कॉस्ट कॉन्सेप्ट, या गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, या पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट? इसको करते हैं हम पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। जो जिस पीरियड के एक्सपेंस होते हैं, या जो जिस पीरियड के से रिलेटेड इनकम होती है, उसको हमें उसी पीरियड में अकाउंट करना चाहिए। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट, P&L हमारा कौन से कॉन्सेप्ट से बनता है, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट से। Which one of the following is not a financial statement? ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, या कैश फ्लो स्टेटमेंट? तो ट्रायल बैलेंस क्या नहीं होता हमारा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होता। बाकी तीनों चीज क्या होती है हमारी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। Which of the following is capital expenditure? Repairs of fixed asset, demolition cost, locker rent, annual subscription? तो हमारा डिमोलिशन कॉस्ट क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। अगर कोई पुरानी बिल्डिंग पड़ी है, उस बिल्डिंग को हम डिमोलिश कर रहे हैं, उसकी जगह हमें नई बिल्डिंग बनानी है, तो पुरानी बिल्डिंग के डिमोलिश करने में जो भी हमारा एक्सपेंस हुआ है, उसको हम नई बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। वो क्या ट्रीट करेंगे हम उसको, कैपिटल एक्सपेंडिचर। Advertising expenses for launching a new product
ऑफ ए कंपनी इज। अगर हम अपनी कंपनी का कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और उस पर हमने एडवर्टाइज किया हुआ है, तो उस एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को हम क्या ट्रीट करते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल, डेफर्ड रेवेन्यू या डेफर्ड कैपिटल। तो उसको हम ट्रीट करते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो थैंक यू बच्चों, ये था हमारा सेकंड पार्ट फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग का। मिलते हैं हमारे थर्ड पार्ट में। थैंक यू।